नाजरीन आदाब। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजूरुल हसन आज आपको पॉलिटिकल साइंस बीपीएससी, जिसका उन्वान है रियासती पॉलिसी के बुनियादी हुकूक और हिदायती उसूल, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दर्ज किए गए। हमारे फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम इनको देखें तो हमने इनसे मैग्ना कार्टा जो 1215 में इंग्लैंड से लिए गए या ब्रिटिश से लिए गए हैं, वहां से इनकी शुरुआत हुई। लेकिन हमारी हुकूमत, हमारी कंट्री जब आजाद हुई तो उसके बाद 2 साल, लगभग 3 साल के अंदर अंदर हमारे जो इतने भी लीडर थे उन्होंने ये देखा कि हम हर किसी कंट्री में देखें कि कौन कौन सा चीज शामिल हुआ है, कौन सा बुनियादी हुकूक है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। उसी तरीके से तो उन्होंने सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को जिनको हम बुनियादी हुकूक, जिसके बिना हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अधूरा कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है, जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लोगों के लिए है, ये लोगों से बनी हुई है, ये लोगों ने बनाई है। ये कोई नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि इसको लोगों ने बनाया है, बल्कि इसको हमारे जो मतलब लीडर थे उस जमाने के उन्होंने बनाया। तो उन्होंने इस तीसरा चीज जो हमारे जो तीसरा पार्ट जो है फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया। अभी पहले अगर हम बात करेंगे ये फंडामेंटल राइट्स जो है कहां से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स अगर हम इनको ना भूले तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो तजवीज जो है, इनका जो देखा गया है वो मैग्ना कार्टा 1215 से बुनियाद है इसकी। और इनको सबसे पहले यूएस बिल ऑफ राइट्स या अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 जिसको हम कहते हैं, इनसे तश्कील दी गई। फंडामेंटल राइट्स ये हमारे वो बुनियादी हुकूक है, ये वो हमारे बुनियादी हकाइक है जिनसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक ऐसा साख्त मिला है, एक ऐसा मजबूती मिली है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके बगैर नामुकम्मल है। चाहे ह्यूमन राइट्स की बात करें, चाहे नेचुरल राइट्स की बात करें, जब हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं या नेचुरल राइट्स कहते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है वो ह्यूमन राइट्स है। जितने भी फंडामेंटल राइट्स है दे ऑल आर ह्यूमन राइट्स, बट ऑल ह्यूमन राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो इंसान के जो जाती हुकूक है वो सारे फंडामेंटल नहीं है। इंसान का कोई भी किस तरीके से रह रहा है, कौन सा चीज वो यूज कर रहा है, कौन सा हुकूक किस तरह से वो चल रहा है, कहां से कहां वो जा रहा है, ये सारे जो है ह्यूमन राइट्स में आते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब आगाज हुआ, जब इसको तश्कील की गई, तो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को पाया गया।
अब ये फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है? पार्ट 3 में है। कहां से लिए गए हैं? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। इन कॉन्स्टिट्यूशंस को, इन फंडामेंटल राइट्स को इंसान के बुनियादी हुकूक से मुतारिफ किया गया, जिनको हम आज के जमाने में कह सकते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनके बगैर बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं है। तो अगर हम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर हम देखें कि इसका आगाज कहां से हुआ, इसका जो फीचर्स है, इसके जो डायरेक्टिव्स है वो कहां से है, तो हम फर्स्ट कह सकते हैं दैट फंडामेंटल राइट्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, जिससे हम कह सकते हैं इंटीग्रल मीन्स, अगर हम इसको हटाया जाए, अगर हम इसको इस कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ये नामुकम्मल है, इसके बगैर ये बिल्कुल नामुकम्मल है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है, इसको हम इससे भी समझ पाएंगे। जैसे अगर इंसान के जिस्म से कोई भी हिस्सा निकाला जाए या कोई भी हिस्सा काट किया जाए, जो बाहर का ढांचा है, जैसे हमारा सर, बाजू, टांग, तो हम कह सकते हैं कि ये हैंडीकैप्ड है। उसी तरीके से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 के बगैर इसको हम कह सकते हैं कि ये हैंडीकैप्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। मीन्स हैंडीकैप्ड किस तरीके से? क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किस पे मुतहरिक है? इंसानों पे। इसको किसने बनाया है? ह्यूमन्स ने बनाया है। किस लिए बनाया है? ह्यूमन्स के लिए बनाया है। जैसे द फिलोसफर इब्राहिम लिंकन हैज सेड दैट डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। उसी तरीके से अगर हम ये यहाँ पे ना कहा जाए कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लिए बनाई गई है, हमने बनाई है और हमारे लिए ही इसको तश्कील दी गई है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमारे वो हुकूक है जो कि कानून से नॉन जस्टिफिकेबल। मीन्स हम इनको, अगर हमारा फंडामेंटल राइट, अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट अगर हमारा पामाल किया जा रहा है, इसको हटाया जा रहा है, इसका हमारे बराबर तवाज़ुन नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास एक रास्ता है कि इसको एनफोर्स करने के लिए। मीन्स हम थर्ड फीचर ये भी कह सकते हैं दीज आर एनफोर्सेबल। मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा इसको लग रहा है कि हमारे जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये पामाल हो जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से पामाल हो जा रहे हैं, ये दूसरे व्यक्ति की तरफ से पामाल किए जाते हैं, तो हम इनको कानून के जरिए, हम इनको किसी कोर्ट के जरिए
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसको लागू कर सकते हैं। मीन्स इफ द फंडामेंटल राइट, अगर ये फंडामेंटल राइट पामाल किया जा रहा है, then the constitution has given us the way, not the government but the constitution has given us the way। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट के में क्या फर्क है यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन ये एक बार बनी हुई है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको हुकूमत करनी है। लेकिन गवर्नमेंट क्या चीज होती है? ये गवर्नमेंट बदल जाती है। आज एक गवर्नमेंट है, कल दूसरी गवर्नमेंट है। वो अपने अगर फंडामेंटल राइट्स इसके साथ भी बदल जाए या कानून कॉन्स्टिट्यूशन उसके साथ भी बदल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो आज फंडामेंटल राइट्स होते वो कल ना मिलते, क्योंकि वो अपने इस हिसाब से फंडामेंटल राइट। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने अपनी ताकत, अपनी मेहनत और मशक्कत के साथ पूरे विश्व में देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे चीजें होनी चाहिए जिनसे हमारे लोग आजादाना जिंदगी बसर करें, और उसी के मुताबिक, उसी के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को याद किया जाता है। इन फंडामेंटल राइट्स न कि ये एक इंसान के या एक मनुष्य के बुनियादी हकूक है, बल्कि एक इंसान अगर, एक मनुष्य अगर इस हिंदुस्तान में इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है, इज्जत से जी रहा है, इज्जत से गुजर रहा है, इधर इज्जत से उधर इधर जा रहा है, तो उसका बुनियादी हकूक यही है कि उसके पास फंडामेंटल राइट्स है। These fundamental rights, these are enforceable by the court। These fundamental rights, ये नेक्स्ट फीचर है, these can be amendmented। इसको हम तरमीम कर सकते हैं। मीन्स फॉर सम टाइम अगर हमें लग रहा है कि इन चीजों से हमें अपनी ऐसा ये हो रहा है, तो हम इनको कभी अमेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहोगे कि कैसे अमेंड कर सकते हैं, तो आपको याद होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में 1972, 1978 by 44 Amendment Act of the Indian Constitution, राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे फंडामेंटल राइट से हटाया गया। उसी तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको पहले 7 हिस्सों में तब्दील किया गया। पहले मैं सबकी बात करूं, राइट इक्वलिटी, बराबरी का हक, राइट टू फ्रीडम, आजादी का हक, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल के खिलाफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर किसी को अपना मजहब चुनने का हक, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल, हर किसी को हक अपना कल्चर और एजुकेशन पाने के लिए, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आईने इलाज का हक,
और लास्ट में जो 7वां नंबर है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। मगर ये राइट टू प्रॉपर्टी कमोबेश टाइम के लिए एक फंडामेंटल राइट रहा, और उसको 44वीं तरमीम के मुताबिक जब हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो उसमें इस फंडामेंटल राइट को डिलीट किया गया और इसको 62 एक लीगल राइट से अपनाया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स रहे वो 6 है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हम फर्स्ट पोर्शन की तरफ आए, किस आर्टिकल से कहां और किस चीज के बारे में इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कौन सा हैसियत मिली, वो है बराबरी का हक, राइट टू इक्वलिटी। और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 14 से लेके 18 के जरिए मसावात। इसमें हम दो अनासुर का ज्यादा हम ध्यान देते हैं। बराबरी का हक, हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंसान, चाहे कोई तमाम इंसान जो इसने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जन्म लिया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसने ऑप्टेड किया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो आ रहा है कि तमाम बरादरी को इस आर्टिकल के जरिए मसावात, बराबरी का हक मिल रहा है। मीन्स कि कोई भी व्यक्ति को उसके जात, उसके पात, उसके शक्ल, उसके सूरत, कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर, इनको हटा के तमाम इंसान एक जैसे है। यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के तहत बराबरी, हर किसी को बराबरी का हक दिया गया है। हर शहरी, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे वो किस रस्म से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किस कल्चर से ताल्लुक रखता है, तो हमें इसका हक हर इंसान को दिया गया है। हर इंसान जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैसती एक इंडिविजुअल की तरह, बैसती एक नागरिक की तरह रह रहा है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हमारे इस राइट इक्वलिटी के मुताबिक, इसको किसी भी तरीके से इसे पामाल नहीं किया जाएगा। सेकंड जो कैटेगरी है वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, आजादी का हक। अगर हम इन चीजों को एक एक आर्टिकल के जरिए, एक एक पार्ट के जरिए अगर हम इनको इलाबोरेट किया जाए तो दोस्तों शायद हमें पहला ही पोर्शन खत्म ना हो जाए। उसी खत्म नहीं होगा। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि हम इन पे हल्की सी
लाइट हल्की सी इस पे रोशनी डाल के आपको इस इल्म से आगाह करे। को तो जो हमारा दूसरा पोर्शन है वो है आजादी का हक। आजादी का हक आर्टिकल 19 से लेके 22 के जरिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तश्कील दिया गया और इन आजादी का हक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने 19 आर्टिकल 19 से लेके 22 तक तश्कील किया गया और इस आजादी का हक हमारे 6 बुनियादी आजादियों पे ध्यान देता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जो सेकंड पोर्शन है फंडामेंटल राइट्स, थर्ड पोर्शन है फंडामेंटल राइट्स, इसमें जो आजादी का हक है इसमें 6 आर्टिकल, इसमें 6 आजादियों का किस कौन कौन सी आजादी एक मनुष्य को होनी चाहिए। फर्स्ट जो है पुरअमन तरीका, पीस। कोई भी व्यक्ति हो को उसको आजादी होनी चाहिए, चाहे वो किस रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, कौन सा सेक्स से ताल्लुक रखता हो, कौन से जेंडर से ताल्लुक रखता है, कौन से जात से ताल्लुक रखता है, कौन से पास से ताल्लुक रखता है। तो हमारे फंडामेंटल राइट आजादी के मुताबिक जो गोरे को होना चाहिए, जो आजादी गोरे को होना चाहिए, उस काले को या अंग्रेज को या कोई गोरा से भी ज्यादा अगर खूबसूरत हो उसको भी वैसे ही होनी चाहिए। अगर आजादी तकर्रुर या इजहार हमें हक होना चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल है, राइट है, ये हर व्यक्ति का, हर मनुष्य, हर इंसान का ये हक है कि वो किस तरीके से, कि वो किस तकर्रुर से, किस तरीके से एक्सप्रेस करे या इजहार करे, तो उसी को हम तकर्रुर या आजादी का इजहार कहते हैं। बट कहीं पे अगर असेंबल होना है, कहीं पे अगर आपको तशकील से इजहार करना है, इट शुड बी विदाउट द वेपन्स, बगैर हथियार के। आजादाना तौर पर आप एहतिजाज कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं यूनियन आजादी, कि हम असेंबल किए जा सकते हैं, हम यूनियन बना सकते हैं। आजादाना नकल व हक रखी आजादी मीन्स वेयर वी गो वी शुड बी नो डिस्ट्रक्शन, कि हमें कोई भी बंदिश नहीं होनी चाहिए, हमें कोई भी गिरफ्त नहीं होनी चाहिए, बट इट शुड नॉट ब्रेक द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। मगर वो आजादी कैसी होनी चाहिए, वो कोई किस तरीके से होनी चाहिए कि हमारी जो हिंदुस्तान का जो आईना है, हिंदुस्तान की जो कानून है, उनके मुताबिक हमें असेंबल होना है, उनके मुताबिक हमें अपने जाती ख्यालात का इजहार करना है, ताकि हम दूसरे बंदे के आजादी पे, दूसरे बंदे के आजादाना है मनुष्य पे रुकावट न बन सके। उस तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आजादी का एक हक, जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, और इसको 6 बुनियादी आजादाना तौर पर इस्तेमाल या निश्चित किया गया है। मेरे दोस्तों, जो थर्ड वन है, जिसको हम कहते हैं इस्तेसाल के खिलाफ, राइट
to against exploitation. मेरे दोस्तों, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल के खिलाफ आवाज, ये हमारे आर्टिकल 23 से लेके 24 के दरमियान इनको कलमबंद किया गया है। इस पुराने जमाने में, अंग्रेजों के जमाने, जब हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज नहीं हुआ था, जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज नहीं हुआ था, तो उस जमाने में लेबर को बहुत तंग किया जाता था। बच्चों को इस्तेसाल का शिकार बनाया जाता था। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो गुलामों के खिलाफ जुल्म उठाना, ये जो गुलामों के खिलाफ काम करके उनको ऐसे चीजों से दूर रखते थे जो उन्हीं का होता था। इस इस्तेसाल को खत्म करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स में एक कैटेगरी बनाई जिसको कहते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इस चीज में बच्चों का जो लेबर्स थे, जो हुकूक लेबर्स थे, उनसे काम लेके उनका मजदूरी का हड़प किया जाता था, उनको वेजेस नहीं देते थे, उस बुनियाद पे कि इन मजदूरों से या इन बच्चों पे जुल्म ज्यादती ना हो, तो फंडामेंटल राइट का एक कैटेगरी जिसको हम कहते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। प्यारे दोस्तों, जो हमारा चौथा जो चीज है, जो चौथा कैटेगरी जो हमारी है, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होता है? हर एक इंसान को हक है कि वो किस तरीके से कौन सा रिलीजियस को अपनाए। नो फोर्स अपॉन टू हाउ ही opted for his religious, what type of religious he has opted, कौन सा जो उसने रिलीजियस को मान लिया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको 25 से लेके 28 तक कलमबंद किया गया है। मेरे दोस्तों, ये जो हमारा राइट टू रिलीजन था, पुराने हिंदुस्तान के आजाद होने से पहले कॉलोनियल सिस्टम था, एम्परियलिज्म का जमाना था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि हिंदुस्तान के इस गरीब आवाम को इस्तेसाल करते थे, और इसी इस्तेसाल के बुनियाद पे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जब बनाया गया, इसको भी अब क्या कि जो इतने भी चीजें जो रिलीजियस में होते थे, जितने भी चीजें रिलीजियस कैसे प्रीच किया जाए, कौन सा प्रीच इंसान करे, किस तरीके से करे, कहां पे करे, किस हदूद में करे, इस इस्तेसाल को बचाने के लिए हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अहम शक्ल दी थी, वो थी कि हर एक इंसान को अपने अपने मजहब का कि वो किस तरीके से उस मजहब को इख्तियार करे, कि वो किस तरीके से उस मजहब का नाप ले। मीन्स
कि कौन सा, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो और कोई है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे वो क्रिश्चियन है, मीन्स एक सेक्युलर स्टेट के नाम से याद किया जाता है हमारे हिंदुस्तान को। सेक्युलर स्टेट मतलब क्या होता है? सेक्युलर मीन्स कि हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को ये आजादी है, ये अपने तरीके से बुनियादी हक है कि वो कौन सा रिलीजियस को अपनाए, किस रिलीजियस को अपने लिए यूज करे। मीन्स कि अगर वो मुस्लिम है तो नमाज पढ़ने जाए, अगर वो सिख है तो गुरुद्वारे में जाए, अगर वो पंडित है तो किसी मंदिर में जाए। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि कोई ये किस रिलीजन से है कि अब इसको कोई भी काम नहीं है हमारे कनेक्शन में, नहीं, बिल्कुल वहां पे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का एक अहम चीज जिसको हम कहते हैं कि ये एक सेक्युलर स्टेट है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलर स्टेट की हैसियत से ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में इस सेक्युलर को 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया। मीन्स हमारे फेस में इसको ऐड किया गया, हमारे इंडेक्स में इसको ऐड किया गया, ताकि कोई भी रिलीजन, क्योंकि जब अंग्रेजों का जमाना था तो क्रिश्चियनिटी को ज्यादा अहमियत, या जो अंग्रेज थे, जो बाकी लोग थे, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो और कोई थे, इनको गुलाम बनाया जाता था, इनके रिलीजियस को पामाल किया जाता था, इनसे रिलीजियस छीने जाते थे, इनसे वो खुशियां नहीं दिए जाते थे जो वो अपने मजहब के तौर पर मनाया जाते। लेकिन हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारिश आने से हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक पार्ट रखा गया जिसको हम क्या फंडामेंटल राइट्स, या जिसको हम राइट टू फ्रीडम कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है 5वां, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसको हम कहते हैं, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 से लेके 30 तक, आर्टिकल 29 से लेके 30 तक। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान वो मुल्क है, वो सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर कंट्री है, जिसमें बहुत से कल्चर्स का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट कल्चर का, क्रिश्चियन कल्चर का, मोहम्मदियन कल्चर का, हिंदू कल्चर का। तो हमारे इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के जरिए राइट टू कल्चरल मीन्स कि आप किस कल्चर से ताल्लुक रखते हो, आप कौन सा कपड़ा पहनना चाहते हो, आप किस तरीके से चलना चाहते हो, आपके पास कौन सा कल्चर है, उसका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो। मीन्स नो वन कैन इंटरफियर इन योर कल्चर, क्योंकि ये जो है हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत जो है, ये मल्टी कल्चरलिज्म है। इसमें मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स है। अब इन कल्चर को अपने तरीके से, अपने अहमियत से, अपने कल्चर डेस्टिनिटी से किस तरीके से एक इंसान इन चीजों का ख्याल रखे, तो इस चीज पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको भी एक 5वें नंबर पे
कलमबंद किया गया है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो है राइट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मीन्स कौन सा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हमारा एजुकेशन राइट है कि हर किसी पेरेंट को ये राइट है, ये प्रिंसिपल है, ये ड्यूटी है हर किसी पेरेंट का कि वो 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे को तालीम के रोशनी से आशनास करे। तालीम के इस रोशनी से मुनव्वर करे। मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में ये लिखा गया है, ये कलमबंद किया गया है कि हर एक व्यक्ति को हक है कि वो एजुकेशन को इस्तेमाल करे, एजुकेशन को यूज करे। और जो छठा जो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है, आईनी इलाज का हक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32, 33, 34 और 35 आर्टिकल्स आईन के हक का शहरियों को ये हक देता है जिनको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर इसमें कुछ तरमीम करना है, अगर हमें लगता है कि हमें कोई आर्टिकल या हमें कोई किसी चीज से परेशानी हो रही है, तो हमारे पास पार्लियामेंट है, हमारे पास संसद है, जिस चीज से हम हर किसी को, हर कोई इंसान इन चीजों को एनफोर्स कर सकता है। बुनियादी हकूकों को नाफिज करने के लिए कानून बनाए। इन फंडामेंटल राइट्स को नाफिज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, लागू करने के लिए हमारे पार्लियामेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बनाए? कानून बनाए। किन तरीकों से, किस तरीके से इन चीजों को इस्तेमाल किया जाए। मेरे दोस्तों, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हम निचोड़ में कह सकते हैं दीज आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। हम इनको कोर्ट के जरिए, अगर हमें लग रहा है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स कहीं पे परेशानी बन रहे हैं, कहीं पे हमारे परेशान कुन आ रहे हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को पामाल किया जाता है, तो हम इनको कानून के जरिए, अदालत आलिया के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए, हाई कोर्ट के जरिए इनको लागू कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, हम निचोड़ में ये कह सकते हैं दैट दीज फंडामेंटल राइट जो है, इनको हम तरमीम भी कर सकते हैं। और ड्यूरिंग द इमरजेंसी ये खाली एक बार ये हम इनको सस्पेंड कर सकते हैं, हमको ताहील में रख सकते हैं। दैट इज इन केस ऑफ इमरजेंसी के दौरान, अगर मुल्क में कोई भी इमरजेंसी हो, उस दौरान हम इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, या सस्पेंड बट only by the president. These can be suspended by the emergency, during the emergency, and these can be amended in the parliament by the
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो हमारे पार्ट थर्ड के जो ये फंडामेंटल राइट्स जिस पे आज मैंने पूरी कोशिश की रोशनी डालने का, अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं और इनको लेके 36 से लेके 51 तक इनको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कलमबंद किया गया है। अब हम बात करेंगे कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है डायरेक्टिव्स, ये डायरेक्शन है स्टेट को, बट इट इज अपॉन द स्टेट, इट इज अपॉन द कंट्री दैट वेदर दे विल इंप्लीमेंट और नॉट। फंडामेंटल राइट्स में ये था कि वो किसी भी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी बगैर किसी चाह के, बगैर किसी परेशानी को कि वो एक ह्यूमन के लिए उनको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्टिव्स, ये स्टेट को डायरेक्शंस है और इन्हीं डायरेक्शंस के बावजूद स्टेट, अब आप कहोगे सर अगर स्टेट के डायरेक्टिव्स है तो स्टेट इनको लागू ही ना करे, लेकिन बिल्कुल ही डायरेक्शंस है, लेकिन गवर्नमेंट तब रोज रहती है, देन इट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर ऑफ द कंट्री। हुकूमत तब बनती है, तब कामयाब रहती है जब इसका सारा जो जब सारी चीजें इसको, इस जो मनुष्य है, जो इंसान है, इसके लिए जब ये वेलफेयर बन जाए, स्टेट के लिए वेलफेयर बन जाए। मेरे दोस्तों, उसी तरीके से चाहे 2 साल या 4 साल के बाद अगर कोई हुकूमत कोई भी डायरेक्शंस इनमें से डायरेक्टिव्स को अपना नहीं लेता है तो ऑटोमेटिकली वो अपने हुकूमत से हाथ धो बैठते हैं, मीन्स लोग उनको दूसरी बार नहीं चुनते हैं। इन्हीं बुनियादों पे अगर हम इन डायरेक्टिव प्रिंसिपलों को, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और आर्टिकल 36 जो हमें कहता है कि स्टेट के बारे में, ये हमें डिफाइन करता है कि एक स्टेट वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, एक स्टेट वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, मीन्स एक स्टेट को ये चीजों का ख्याल रहना चाहिए कि ये जो लोग हैं इनके लिए कौन सा, इस स्टेट में कौन सी चेंजेस करने हैं, इस कंट्री में कौन से चीजेस करने हैं जिससे हमारे स्टेट वेलफेयर बन जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमारे कंट्री के हैं, इसमें आर्टिकल 37 मीन्स जितने भी प्रिंसिपल्स इस पार्ट 4 में है वो इन पे एप्लीकेबल है। इस फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये जो मैं कह रहा हूं सोशलिटिक,
आर्टिकल 38 कि एक स्टेट या एक कंट्री को ये होना चाहिए कि वो सिक्योर रहे सोशल ऑर्डर, कैसे? प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, प्रमोशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हता की याद रखने के लिए 2-4 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। फर्स्ट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स for the establishment of the welfare state. Directive principles जो है establish for the cultural and educational remedies. Next जो है directive principles for the Gandhian, directive principle जो है Gandhian principles के तहत एक कैटेगरी में रखा गया है। Gandhian directive principles related to the international peace and security। और ये आर्टिकल 38 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि स्टेट शुड सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। उसी के हिसाब से आर्टिकल 39 जो है कि इनडायरेक्टिव प्रिंसिपलों में कुछ प्रिंसिपल जो है स्टेट को फॉलो करने ही करने हैं। क्यों? एक सोशलिस्टिक स्टेट बनाने के लिए, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, एक लिबरल स्टेट बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स इस गवर्नमेंट को, इस स्टेट को ओबे करने ही है, ताकि हमारे स्टेट में लगे, हमारे स्टेट के लोगों को लगे कि एक वेलफेयर स्टेट के नाम से याद कर रहे हैं। मीन्स दिस वाज आर्टिकल 39। अब 39A जो है इक्वल जस्ट एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्ट मीन्स हर किसी के लिए कानून बराबर होना चाहिए, हर किसी के लिए कानूनी का जस्टिस होनी चाहिए। एंड फ्री लीगल एड मीन्स अगर कानून का कोई भी मरहम हो, अगर कानून की कोई जरूरत हो, अगर तो उसको फ्री लीगल एड, इसको हर किसी का लीगल एड होना चाहिए कि इसको कौन सा चीज इसके लिए जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल 40 जो कि हमारे गांधीयन प्रिंसिपल्स में आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। मेरे दोस्तों, गांधीइज्म में आपने सुना यह होगा कि गांधी का एक ख्वाब था दैट इंडिया विल बी गेट इट्स फ्रीडम आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज लेवल गवर्नमेंट। गांधी का एक ख्वाब था कि अगर हम इन चीजों को बुनियादी तौर पे, बुनियादी मीन्स लिटिल लेवल से, गांव के लेवल से, फिर शहर की लेवल से, फिर स्टेट की लेवल से, तो हमें क्या होगा, हम ज्यादा वेलफेयर बन जाएंगे, हमें डेवलपमेंट मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, हमें एट द विलेज लेवल पे हमें हुकूमतें होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, आर्टिकल 41 ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, कि हर के एक व्यक्ति को हक होना चाहिए कि वो काम करे,
हक होना चाहिए कि वो एजुकेशन को हासिल करे, हक होना चाहिए कि वो पब्लिक असिस्टेंस करे। जो हमारे इसके अलावा इसके आगे जो आर्टिकल 42 है कि प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, कि एक इंसान को, एक मनुष्य को वो चीजें मिलने चाहिए कि जो उसको ह्यूमन कंडीशंस के लायक बनाए। ये था आर्टिकल 42। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े से वक्त में हम इन आर्टिकलों को थोड़ा थोड़ा सा हम इनको इन पे रोशनी डालें। आर्टिकल 43 लिवलिंग वेजेस फॉर वर्कर्स, इन मजदूरों को लिवलिंग वेजेस फॉर लेबर्स, वेज फॉर लेबर्स, इन मजदूरों को कम से कम ऐसे चीजों से आगाह किया जाए, इतना मजदूरी दिया जाए ताकि ये जो मजदूर है अपनी जिंदगी को गुजार सके। मजदूरी करते करते इनका खाल उतर जाता है। ये डायरेक्शन है, डायरेक्टिव है। उतनी मजदूरी, उतनी उजरत इनको दिया जाए ताकि ये लोग क्या करे, ये लोग इस मजदूरी से अपनी जिंदगी को गुजारे, न कि पूरा दिन काम करे और इस काम से इनको 2 टाइम की रोटी ना मिले। ये डायरेक्शन है स्टेट को कि उतनी उजरत दिया जाए, उतनी उजरत दिया जाए, उतनी मेहनत दिया जाए, उतनी इस वर्कर को पैसे दिया जाए ताकि ये अपनी ये जो रोजी रोटी है इसको दो वक्त की रोटी से हो सके। 43 प्रमोशन, 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। गांधी जी का ख्वाब था कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाए लोकल लेवल पे। आर्टिकल 44 यूनिवर्सल सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजन्स। मेरे प्यारे दोस्तों, हर किसी के लिए यूनिफॉर्म, हर किसी के लिए कानून सेम होना चाहिए, हर किसी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किस चीज से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किस इलाके से था, बल्कि वहां भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आर्टिकल 48 प्रमोशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द बिलो द एज ऑफ 6 years। मेरे दोस्तों, कि हर जितना जो भी कोई बच्चा है, चाहे वो गरीब क्या है, चाहे वो अमीर का है, इसको हक है पढ़ने का। इसीलिए अगर आप देखोगे कि 5वीं जमात तक या 6ठी जमात तक गवर्नमेंट ने क्या स्कूलिंग फ्री, कोई चीज नहीं, वही से मिलता है पैसा, किताबें से, वर्दी से। इसका क्या मतलब है? मीनिंग इसका यही है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ने अपना लिया है। अगर अमीर का बच्चा स्कूल जाता है तो गरीब के बच्चे के पास वर्दी नहीं है, लेकिन स्कूल से तो वर्दी मिल रही है। अब डे मील्स भी कहां से मिल रहा है? स्कूल से ही मिल रहा है। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ सो कॉल्ड कास्ट ऑफ ट्राइब्स। जितने भी हमारे वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक बैकवर्ड हो, इनको क्या कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक बेनिफिट इनके लिए होनी चाहिए। जो हमारे पास शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, इनको
वीकर सेक्शन जितने भी हमारी सोसाइटी में है, जैसे हम कहते हैं अगर हमारे पास कोई गवर्नमेंट की जॉब होती है तो उसमें शो एसटी के लिए अलग से पोस्ट, व्हाई? बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कि जो शहर के बच्चे जो होते हैं वो इजी स्कूलिंग एज कंपेयर टू दीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट्स। मेरे दोस्तों, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमों का प्रयोग किया है। राइट टू वर्क, आपने एम नरेगा नहीं, हिंदुस्तान ने एम नरेगा मीन्स की आपको वर्क मिल जाएगी। उसी तरीके से इन शेड्यूल कास्टों या शेड्यूल ट्राइबों को या जितने भी वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के, इनके लिए गवर्नमेंट क्या रखती है? इनके लिए गवर्नमेंट हर किसी पोस्ट रखती है। इनके लिए रिलैक्सेशन होती है, एजुकेशन रिलैक्सेशन होती है, एज रिलैक्सेशन होती है। कभी कभार अगर हाइट या वेट का या कोई भी चीज का, इन चीजों से भी इनको क्या कुछ बेनिफिट दिया जाता है। आप देखें, ड्यूटी ऑफ द स्टेट आर्टिकल 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ इंप्रूव हेल्थ पब्लिक हेल्थ। गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि बाजार में क्या बिक रहा है? ये जो छापा मारी हो रही है दुकान पे कि आप जो ये बेच रहे हो ये सड़ा हुआ तो नहीं है, ये एक्सपायर तो नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट तब बनी हुई है जब हम लोगों से बनी हुई है। तो पब्लिक टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ आर्टिकल 47 के मुताबिक जो है कि गवर्नमेंट को चेक करना है कि जो बाजार में चीजें जो आ रही है, जो दवाइयां आ रही है, जो खुराकें आ रही है, जो चीजें बन रही है, क्या वो सेहत, इंसानी सेहत के लिए ठीक है? क्या वो इंसानी सेहत के लिए तो नाकारा नहीं है? 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। मेरे दोस्तों, एग्रीकल्चर ये गांधी प्रिंसिपल में आता था, जो हमारे ये जो हस्बेंड्री मीन्स एनिमल्स, we should use these animals in such a way that we should get benefit from these animals. We should use हमें एग्रीकल्चर को ऐसे तरीके से इस्तेमाल करना है, हमें इस एग्रीकल्चर को ऐसे तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि हमें इस एग्रीकल्चर के जरिए, इस एग्रीकल्चर सेक्टर के जरिए हमें फायदा मिल जाए। आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, गांधीयन का प्रिंसिपल है। जो ये एनवायरनमेंट है हमारा है, जो ये फॉरेस्ट है, जितनी भी हमारे पास वाइल्ड लाइफ जो है, इसको हमें क्या करना है? इसको हमें बचाना है। ये भी एक गांधीयन प्रिंसिपल था। गांधी का ये नारा था कि वी शुड नॉट स्लॉटर ऑफ द काउज। व्हाई? कि हमें इनसे दूध मिलता है, हमें इनसे बहुत सारे ऐसे चीजें मिलते हैं, क्योंकि पिछले जमाने में जब एंशिएंट एज थी तो उस जमाने में हम इस काउडंग को भी यूज करते थे अपना खुराक बनाने के लिए। हालांकि इस काउडंग को हम खेतों में यूज करते थे किस चीज के लिए? फसल उगाने के लिए। इस काउडंग को हम यूज करते थे किस चीज के लिए? अपनी दवाई बनाने के लिए। ये गांधी जी का एक ख्वाब था, इसलिए वो कहता है कि जिन जानवरों से आपको ख्वाब था, जिन जानवरों से आपको फायदा है, उन जानवरों का हत्या ना करिए। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो आर्टिकल 50 कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मीन्स कि जो हमारी जुडिशरी होनी चाहिए, ये एग्जीक्यूटिव क्या है? जुडिशरी का काम होता है कि
लॉ को इंप्लीमेंट करना, और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है लॉ को बनाना। अब अगर ये दोनों चीजें एक साथ हो जाए तो हमें क्या, जुडिशरी इन कानून को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। नमस्ते, थैंक यू।